नमस्कार। मैं सोनल गोयल आईएएस ऑफिसर आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज का जो सेशन है उसका थीम जो मैंने चूज़ किया है वो है पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर यंग इंडिया। तो आप जैसे युवा साथी जो कि अभी जिनको आगे लाइफ में बहुत आगे जाना है, तो उनको करियर में आगे बढ़ने के लिए पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स और जैसे कि हम बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसको उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं और किस तरीके से वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ में आज जुड़ी हूँ। मैं ब्रीफली अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा सिविल सर्विसेज में आईएएस में 2008 बैच है और मूल रूप से पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से मेरे पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, मेरे फादर बिलोंग करते हैं और मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई। और सिविल सर्विसेज में 2008 में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मेरा त्रिपुरा कैडर मिला और त्रिपुरा कैडर में ज्वाइन किया मैंने 2009 जून में। उसके बाद में 8 ईयर्स का वहाँ पे मेरा कार्यकाल रहा। आफ्टर दैट आई केम टू हरियाणा ऑन इंटर कार्डर डेप्टेशन और उसके बाद में फिर त्रिपुरा मैंने दोबारा ज्वाइन किया 2020 में। और अभी फ़िलहाल मेरी पोस्टिंग एज रेजिडेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है, न्यू दिल्ली में मेरा ऑफिस है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करें अगर पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम सबको पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं कुछ बातें हमारी देश की युवा पीढ़ी के लिए डेडिकेट करना चाहूँगी बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक कोट मैं आप सबके लिए यहाँ पे पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने एक बात बोली कि एज अ यंग सिटीजन ऑफ इंडिया आर्म्ड विद टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड नॉलेज, love and passion for my country, I realize having a small aim is a crime. मैं इसको दोहराना चाहूँगी। एज अ यंग सिटीजन ऑफ इंडिया आर्म्ड विथ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड नॉलेज एंड लव एंड पैशन फॉर माई कंट्री, आई रियलाइज हैविंग अ स्मॉल एम इज अ क्राइम। तो कितनी ब्यूटिफुली उन्होंने ये बात बोली कि हम जो देश की युवा शक्ति हैं और देश में इंडिया में इतना पोटेंशियल है, तो उसमें युवा शक्ति का एक छोटा लक्ष्य, एक स्मॉल एम होना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। तो हम एज यंग ऑफिसर्स, हम एज यंग प्रोफेशनल्स, हम एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जहाँ भी जिस भी फील्ड में आप जाएं, डेफिनेटली आपका खुद का कम्युनिकेशन स्किल, आपका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं टॉपिक में आने से पहले जस्ट 2 मिनट में ब्रीफली अपनी जर्नी सिविल सर्विसेज के बारे में शेयर करना चाहूँगी कि हाउ आई केम इनटू सिविल सर्विसेज। तो मैंने जैसे बताया कि मेरी नेटिव प्लेस पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा है और मेरे फादर एक्चुअली चार्टेड अकाउंटेंट हैं। तो पापा ने अपना प्रैक्टिस सीए का दिल्ली में इस्टेब्लिश किया, तो उसकी वजह से मेरा बर्थ और मेरा एजुकेशन सब दिल्ली में ही है। और जब मैं ग्रेजुएशन में थी, जब मैं 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में थी, तब मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा और उस टाइम में मैं सीएस भी कर रही थी। यूपीएससी के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं बीकॉम ऑनर्स कर रही थी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से और साथ ही साथ में मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर रही थी। 2nd स्टेज के मेरे एग्जाम्स हो चुके थे। तो मैंने जब सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ा तो बहुत सारी ऐसी मुझे फीलिंग आई, ऐसे कुछ किक लगी मुझे कि मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए, मुझे सिविल सर्विसेज में होना चाहिए, क्योंकि ये मुझे देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने का अवसर प्रदान करेगा। तो मैंने जब ये बात अपने घर में डिस्कस करी, स्पेशली माय पेरेंट्स, तो इनिशियली रिस्पांस बहुत पॉजिटिव नहीं था। बहुत सारे डिस्कशंस हुए और उनका बेसिकली एप्रीहेंशन इस तरीके से हुआ कि सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है, क्योंकि मेरा एक काइंड ऑफ ए कॉन्जर्वेटिव
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल करियर की तरफ जो रुझान था उसमें मेरी प्रोग्रेस अच्छी चल रही थी। तो वाई दिस शिफ्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बैकग्राउंड टू सिविल सर्विसेज, एक तो ये बात। दूसरी कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन इज नेवर शॉर्ट, इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग 2 3 4 years हमारा जो है सिलेक्शन शॉर्ट नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आज के दिन में 10 लाख प्लस एस्पिरेंट्स हैं जो प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं, और सिलेक्शन है हमें पता है कि 1000 1200 टोटल होता है। तो इवन आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या सर्विस मिलेगी, क्या रैंक आएगी, कौन सा कार्डर मिलेगा और कहाँ पोस्टिंग होगी, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें एक तरीके का एप्रीहेंशन रही। और मोर सो बीइंग अ फीमेल, मैं अपनी फैमिली लाइफ कैसे सेटल करूंगी। तो जब ये सब बातें डिस्कस हुई मेरी फैमिली में, तो इट टुक ऑलमोस्ट 5 to 6 months फॉर मी टू कन्विंस देम। और हमारी फैमिली में कभी सिविल सर्विसेज के बारे में किसी ने प्रिपरेशन नहीं करी, किसी को पता नहीं था, तो मुझे उस फ्रंट पे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ी। और जब फिर मेरे फादर ने बोला अच्छा ठीक है कि अगर आपको करना ही है तो आपकी लाइफ में प्लान बी भी होना चाहिए। सो बाय प्लान बी बेसिकली ही मेंट कि आई शुड हैव अ फॉल बैक करियर ऑप्शन। तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे, ये आपके जहन में होनी चाहिए बात। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि प्लान भी होना चाहिए, फॉल बैक करियर ऑप्शन होना चाहिए। तो उसको मैंने फॉलो करते हुए मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2003 में। 2004 में मेरा सीएस कंप्लीट हुआ, और जब मेरा सीएस कंप्लीट हुआ उसके बाद सेम ईयर में मैंने एलएलबी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया फॉर एलएलबी कोर्स। सेम ईयर में आई स्टार्टेड माई पार्ट टाइम जॉब एज सिविल एज कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी गेन करना चाहिए, और साथ ही साथ में अपनी हायर स्टडीज़ को भी कुछ फाइनेंस करना चाहिए, इफ़ नॉट फुल्ली देन टू एन एक्सटेंट। और साथ ही साथ में मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें पैरेलल चली मेरी लाइफ में। 2004 से 2007 तक मेरा फोकस था सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। साथ ही साथ में मैंने लॉ की भी क्लासेस अटेंड करनी होती थी क्योंकि वो रेगुलर कोर्स था, और साथ में मेरी जो पार्ट टाइम जॉब थी एज कंपनी सेक्रेटरी वो भी मेरी ऑनगोइंग थी। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी, टाइम मैनेजमेंट, फोकस, सेल्फिश होना अपने समय के लिए, प्रायोरिटाइज करना क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और सोशली जो है आप फंक्शंस वगैरह नहीं अटेंड करना। तो बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब एक जो हम वर्ड क्वारंटीन का सुनते हैं कोविड टाइम से, तो आई वॉज इन अ काइंड ऑफ अ सेल्फ क्वारंटीन, और इस वजह से कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिले, जो टॉन्ट बोलते हैं हम, ताने बोलते हैं। तो जैसे घर में रिलेटिव्स आते थे तो मैं नहीं मिलती थी, या मैं बस नमस्ते करके मैं आ जाती थी। तो उस टाइम में मेरी एल्डर सिस्टर है, शी वॉज ऑल्सो डूइंग सीए एट दैट टाइम का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, तो उनकी भी पढ़ाई एग्जाम उनके चलते थे। तो उन्होंने फिर जो है वो भी मेरे साथ पढ़ती थी। तो जब हम नहीं मिलते थे तो इस तरीके के हमें टॉन्ट्स भी सुनने को मिले मेरे पेरेंट्स को कि बेटियों को इतना क्यों पढ़ा रहे हैं, और अभी तो इनकी ग्रेजुएशन हो गई है तो शादी कर देनी चाहिए, लेट देम सेटल। तो मेरे फादर ये बोलते थे कि लड़का हो या लड़की हो, एजुकेशन सबका अधिकार है, और मैं अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा, एजुकेशन ज़रूर दूंगा। उसके बाद उनको क्या डिसाइड करना है लाइफ में वो देखें। तो जब वो ऐसे बोलते थे तो हमारे ऊपर भी इट वाज एन एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एक प्रूफ करने का कुछ ये था कि हमारे ऊपर जिम्मेवारी थी। तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2006 में दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। आई वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, डीमोटिवेटेड, नहीं समझ में आया कुछ दिन तो कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। फिर मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया, और फिर मैंने ब्रेक लेने के बाद में अपने आप को ये कमिटमेंट दिया कि अब जो मेरा अटैम्प्ट होगा दैट वुड बी माई बेस्ट अटैम्प्ट, इन द सेंस कि मैं जितने भी एफर्ट दे सकती हूँ वो एफर्ट मुझे देने हैं। तो उसके बाद में मैंने जब सेकेंड अटैम्प्ट दिया तो मेरे सिलेक्शन हुआ, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 13th। और जिन रिलेटिव्स का, जिनका एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करने के लिए फ़ोन कॉल आता था, उन्होंने बाद में कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि बहुत होनहार बच्ची है, हमें तो पता था सिलेक्शन होगा।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये मेरी जर्नी रही। उसके बाद फिर मेरी सिलेक्शन के बाद में मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद में फिर मेरा कार्डर अलॉट हुआ त्रिपुरा, और मैं त्रिपुरा में मैंने 8 साल काम किया। उसके बाद हरियाणा में काम किया। अब दोबारा से मेरी त्रिपुरा के साथ में सेवाएं मैं दे रही हूँ। तो ये जो बेसिकली मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी कुछ करने को मिला। बहुत चैलेंजिंग है ये जॉब, बहुत डाइवर्स है, बट लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें सिविल सर्विसेज सिखाती है। हमें कैसे स्ट्रॉन्ग रहना है, हमें कैसे बैलेंस डिसीजन मेकिंग लेना है, कब कैसे हमें टफ सिचुएशन को अपने आप हैंडल करना है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सिविल सर्विसेज डेफिनेटली हमें सिखाता है। और ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ सिविल सर्विसेज ही नहीं, किसी भी प्रोफेशन में हम जाते हैं तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं, वो हमेशा हमें मदद करती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं, क्योंकि कुछ कमेंट सेक्शन में भी कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि मैम पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताएं, तो उसके बारे में अब मैं शुरुआत करती हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो नॉलेज है, हमारा किसी भी विषय पे व्यू पॉइंट है, वो जब तक हम उसको इफेक्टिवली कन्वे ना करें तब तक आपको कोई अच्छा नहीं समझेगा, राइट। सो यू मे बी हैविंग वेरियस थॉट्स, आपके जहन में बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं और आपको बहुत कुछ पता हो सकता है, बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है आपके पास, लेकिन जब तक आप उसको कम्युनिकेट ना कर पाएं तब तक यू वोंट बी एबल टू कनेक्ट, एंड आपका जो स्पीच है, आपका जो नॉलेज है, वो इम्प्रेसिव नहीं होगा। तो एक अच्छे वक्ता, एक कंपोनेंट्स ऑफ गुड स्पीच क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गुड स्पीच। तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे, आप अगर हम बात करें कि अच्छे पब्लिक स्पीकर्स की बात करें, या हम मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करें, या ऐसी पर्सनालिटीज़ की बात करें कि जिनकी बारे में अगर आप सोचें तो आपको हाँ ये फील होगा कि उनकी स्पीच इम्प्रेसिव है या वो अच्छे वक्ता हैं, ही और शी इज़ अ गुड पब्लिक स्पीकर। तो क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि उनकी स्पीचेस में होती हैं जिसकी वजह से वी टर्म देम एज अ गुड पब्लिक स्पीकर। सो देर आर फ्यू पॉइंट्स विच आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो है कि हमारे कनेक्ट विद द ऑडियंस। बेसिकली आप जहाँ जा रहे हैं, चाहे आपका स्कूल में स्पीच हो, चाहे कॉलेज में जाना हो, चाहे कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म हो जिसमें सिटीजन्स हों, डिफरेंट फील्ड के महिलाएं हों, तो एक तो कनेक्ट विद द ऑडियंस, मतलब जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के हिसाब से आप उन लोगों से कनेक्ट हों, लोगों को लगे कि आपकी जो बात है वो उनके लिए रेलेवेंट है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ में हम उसको प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन दें। तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन आप कैसे दे सकते हैं? जिस तरीके से आपने अपनी कोई स्पीच आप तैयार करते हैं तो उसमें कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को आप लेके आए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को उसके अंदर आप बोलें, तो उनको लगेगा कि ये जो बात कह रहे हैं वो बात की जा सकती है और उस बात को प्रूफ ये है, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपकी भी स्पीच की क्रेडिबिलिटी भी एस्टैब्लिश होगी। सो प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन, कनेक्ट विद द ऑडियंस, और साथ ही साथ में उसमें कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी अगर हम डालें तो वो और अच्छा होता है। एंड इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग, डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसको सुनने के बाद लोगों में कुछ ऊर्जा शक्ति आनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि कुछ उन्होंने नया कुछ सीखा, नया कुछ सुना, और ऐसा कुछ सुना कि जो कि उनको लगे कि वो बाद में टेक अवेज भी हैं। टेक अवेज इन द सेंस कि वो जो सुना उन्होंने आपकी स्पीच में उसको कहीं ना कहीं वो अपने आगे यूज करेंगे या अपनी डेली लाइफ में उस नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये है इम्पॉर्टेंट कि यूज ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, यूज ऑफ कोट्स, यूज ऑफ एनेक्डोट्स, कोई पोएट्री, हिंदी की, इंग्लिश की कविता या दूसरी लैंग्वेज में आप स्पीच दे रहे हैं तो उस लैंग्वेज की कोई कविता, गिविंग ड्यू क्रेडिट टू किसने वो स्पीच लिखी है, किसने वो पोएट्री लिखी है। अगर आपकी खुद की है तो आप उसको बताएं कि मेरी तरफ से कुछ लाइनें समर्पित हैं।
तो इस तरीके से जो है इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए। इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आई कांटेक्ट, यूज ऑफ ह्यूमर, मतलब आपका जो स्पीच है वो बहुत ज़्यादा, इवन दो सेंसिटिव टॉपिक पे हो सकता है आप बोल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बैलेंस आउट करके हमें चलना पड़ेगा। नहीं तो व्यूअर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट अगर स्पीचेस होती हैं तो उसमें दे टेंड टू लूज द इंटरेस्ट, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर हम गुड स्पीकर की बात करें या गुड स्पीच की बात करें, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? उसमें एक तो स्टाइल, 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस। स्टाइल, आई विल रिपीट 3S, स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस। तो स्टाइल मतलब कि फ्लेयर, आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। स्ट्रक्चर इज योर फ्लो ऑफ इवेंट्स, योर फ्लो ऑफ स्पीच, जो मैं अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगी कि फ्लो या हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। और सब्सटेंस का मीनिंग है फैक्ट्स, सम स्टैटिस्टिक्स, सम एग्जाम्पल्स। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो भी बोल रहे हो वो अनरियलिस्टिक है या उसका रियलिटी से कोई उसका रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हम अगर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो विजुअल, वोकल, वर्बल। विजुअल कम्युनिकेशन फ्रेंड्स 55% ऑफ कम्युनिकेशन काउंट करता है। हमारी जो कम्युनिकेशन है उसका 55% इज विजुअल, जो उनको सामने दिख रहा है। वोकल है 38%, वोकल है 38% एंड वर्बल इज 7%, ठीक है। तो विजुअल, वोकल एंड वर्बल 55, 38 एंड 7% ऑफ द कम्युनिकेशन। सो इसके हिसाब से हमको विजुअल पे भी इंपॉर्टेंस देना है। मैं कुछ विजुअल एड्स हम क्या यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी कुछ बात करूंगी। तो बेसिकली स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंस, एंड इट शुड हैव फ्लेयर, फ्लो एंड सम फैक्ट्स और सम एग्जाम्पल्स। तो हम अगर बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लो क्या होता है? देखिए किसी भी स्पीच में, या अगर हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें, या हम कोई ऐसे लिख रहे हैं, जैसे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को ऐसे लिखना होता है, अभी जो पेपर है ऐसे पेपर, उसमें दो ऐसे लिखने होते हैं उनको। तो कोई भी, या फिर कोई नॉर्मल आंसर राइटिंग भी है, तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले तो ओपनर या इंट्रोडक्शन, देन यू शुड हैव अ बॉडी जिसमें कुछ मेजर पॉइंट्स होंगे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हुए, और फिर कंक्लूजन। तो हमारा जो ओपनर है, जो इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर हमारा कोई ग्रैबर होना चाहिए। ग्रैबर का मतलब क्या है कि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आप कुछ 1 या 2 लाइनें अपनी स्पीच में ओपनिंग में मेंशन कीजिए। जैसे मैंने आज जब अपना सेशन स्टार्ट किया, मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक कोट मेंशन किया, और वो कोट मैंने इसलिए उठाया क्योंकि वो युवा शक्ति को डेडिकेटेड है और हमारे सोसाइटी को डेडिकेटेड है, हमारे देश को डेडिकेटेड है। तो वो सबके लिए रेलेवेंट है, वो हर सिटीजन के लिए रेलेवेंट है, राइट। तो हमारा जो ओपनर है उसके अंदर कुछ इंट्रोडक्टरी में ही हमारा कुछ इंस्पायरिंग कुछ बात होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रैबर का मतलब है कि कुछ ऐसी बात जिससे आप लोगों की अटेंशन को सीख कर पाओ, लोगों की अटेंशन को ले पाओ, ऑडियंस की अटेंशन को ले पाओ और अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश कर पाओ। तो वो चीज है इंपॉर्टेंट उसके अंदर ऐड करनी। अब अगर हम बात करें बॉडी की, तो बॉडी में फ्रेंड्स क्या है कि हमारा कोई भी टॉपिक हो, फॉर एग्जाम्पल हाउ डू, मैं एक टॉपिक आप सबके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ कि हाउ डू वी अनलॉक आवर पोटेंशियल, हाउ डू आई अनलीश माई ट्रू पोटेंशियल। अगर सपोज ये टॉपिक है कि आप अपनी सीमाओं को, आप अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे रियलाइज करोगे, कैसे अपने ऑप्टिमम तक पहुंचोगे। तो अगर ये है, अगर टॉपिक है, तो इंट्रोडक्शन में जैसे कोई एक मोटिवेशनल कोट से हम शुरू करें। और इसकी बॉडी में क्या आना चाहिए? बॉडी में हमें ये बताना चाहिए कि
हम अपने पोटेंशियल को, हम अपना जो काबिलियत है उसको 100% कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए 3 या 5 इस तरीके का कुछ बॉडी में कंपोनेंट्स आना चाहिए। तो कंपोनेंट्स में क्या हो सकता है, जैसे मैं अगर उसके बारे में स्पीच दूंगी तो मेरे उसमें 3 पार्ट्स मेजरली ये रहेंगे कि फॉर अनलीशिंग आवर पोटेंशियल द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। आइडेंटिफाई हु यू आर, आप क्या हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, उसको पहचानना है। उसको पहचान पाएंगे तभी तो हम क्या है ये जान पाएंगे। एक तो ये कंपोनेंट हो गया। सेकंड होगा कि पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ, हाउ डू आई अनलीश में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आएगा कि हमारा फिर जब हमने जान लिया कि हमारी ये क्षमताएं हैं, हमारी ये कैपेबिलिटीज हैं, तो उसके बाद में हम पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ के साथ में आगे बढ़ें। हमारा जो सेल्फ एस्टीम है, हमारा जो खुद पे विश्वास है, उसको लेके हम आगे बढ़ें। फॉर एग्जाम्पल द ग्रेट मोहम्मद अली जो चैंपियन थे, उन्होंने वो हमेशा हर रोज अपने आप को बोलते थे, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो जब मोहम्मद अली जी अपने आप को ये बार बार बात याद दिलाते थे तो उससे क्या हुआ कि वो बात उनके जहन में हमेशा रहती थी कि आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, राइट। सो पॉजिटिव सेल्फ बिलीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड देन कॉम्पोनेंट इज कि जब आपको पता लग गया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एंड देन यू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल, देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टेकिंग एक्शन, मेकिंग योर एक्शन प्लान। क्योंकि कोई भी काम कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप उसमें खुद एफर्ट नहीं डालोगे। आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके प्रोफेसर्स, आपके टीचर्स, आपके फैमिली, पेरेंट्स, वो सब आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जो एफर्ट है वो एफर्ट तो आपको खुद को ही फ्रेंड्स डालना पड़ेगा, राइट। सो ये ब्रीफली मैंने बताया कि कोई एक स्पीच हमें देनी है तो उसका स्ट्रक्चर हम कैसे बॉडी कैसे कर सकते हैं, और फिर कंक्लूजन में हमको कुछ टेक अवेज देने होंगे। तो टेक अवे का मतलब क्या हुआ कि हमारी स्पीच में कुछ ऐसी जो हमने इंपॉर्टेंट बातें बोली उसको आप रिट्रेट भी कर सकते हैं, या आप उसके अलावा भी आप कुछ नया भी बोल सकते हैं कि आपकी कॉल टू एक्शन क्या होनी चाहिए, कि आप कैसे इंप्रूव करें। तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ डू आई अनलीश माई पोटेंशियल में मेरा टेक अवे या मेरा कॉल टू एक्शन क्या होगा कि एक तो ये कि हम डेली अपने आप को ये बोलें कि आई एम ब्लेस्ड एंड आई विल गिव माई बेस्ट, कि मुझे बहुत कुछ मिला है ईश्वर से और मैं आज के दिन में अपना बेस्ट दूंगा या बेस्ट दूंगी। एक तो ये हम डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरा, हम अपने आप को कैसे इंप्रूव करें ये भी हम पहचानें और उसके लिए रोज हम एफर्ट दें, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस कुड बी योर कॉल टू एक्शन। सो ये बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर होता है हमारी स्पीच का। तो इंट्रोडक्शन होगा जिसके अंदर ओपनर होगा, हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बॉडी आती है। बॉडी में हम 3 या 5 पॉइंट हम लेते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अगर वो सपोज 1 घंटे का सेशन है आपका कहीं पे तो वो ज्यादा भी हो सकता है, बट उसमें कोशिश कीजिए कि हर फैक्ट के, हर कंपोनेंट के साथ में कोई आपका फैक्ट हो या कोई आपका स्टैटिस्टिक्स हो, और उसके बाद में कंक्लूजन जो होगा वो समराइज कीजिए विद योर टेक अवेज और कॉल टू एक्शन। और फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है कई जगह में कि देयर आर क्वेश्चन एंड आंसर, कि क्वेश्चन एंड आंसर में बेसिकली ऑडियंस से क्वेश्चंस भी आपको पूछने, मतलब ऑडियंस भी आपसे क्वेश्चन पूछेगी। तो क्वेश्चन एंड आंसर को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हम अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे एस्टैब्लिश करें जब स्पीच दे रहे हैं, विजुअल्स पे कैसे काम करें, वोकल्स पे कैसे काम करें। तो जब हम बात करें क्रेडिबिलिटी की, तो क्रेडिबिलिटी आपकी तभी एस्टैब्लिश होगी जब आप कोई कोट या कोई आप किसी जर्नल से, आर्टिकल से कोई डेटा अगर बोल रहे हो
तो उसका डेफिनेटली आप नाम या सोर्स जरूर मेंशन करो। बिकॉज क्या है कि उसके बारे में जब आपने ब्रीफली बताया, ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑडियंस में जो लोग हैं वो उसके बारे में और ज्यादा भी जानना चाहें, तो वो और ज्यादा जानना चाहेंगे, तो अगर आप सोर्स मेंशन कर देंगे तो दे कैन रीड इट लेटर ऑन व्हेन दे गो बैक आफ्टर द सेशन। सो वो भी मेंशन करना चाहिए। और साथ ही साथ में आपके जो सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल पोएट्री का, या आप कोई कोट आप यूज कर रहे हैं, तो वो अगर आपका नहीं है, अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका नहीं भी है तो भी आप उनको, ऑथर को डेफिनेटली आप क्रेडिट दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्रेडिबिलिटी तभी एस्टैब्लिश होगी जब आप खुद जहां से आप वो उठा रहे हैं चीज, उसको आप मेंशन कीजिए, एंड यू शुड बी वेरी कैंडिड अबाउट इट, राइट। और कई बार ऐसे भी होता है कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन दी, स्टैटिस्टिक दी, फिर वो आपको बाद में अगर लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत थी, ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको बाद में रियलाइज हो कि गलत थी, तो डू नॉट हेजिटेट टू एडमिट योर मिस्टेक। क्योंकि अगर आपको वहां पे रियलाइज हो गया कि आपने गलत बोला है, लेकिन आप उसको सुधार नहीं रहे हो, तो कल को आपके कहीं और पे भी कोई स्पीच होगा तो पीपल विल डाउट योर क्रेडिबिलिटी, डाउट योर क्रेडेंशियल्स। तो ये डेफिनेटली, ये बिल्कुल भी करने की हमें आवश्यकता नहीं है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं हमारी विजुअल्स की, तो विजुअल्स एक्चुअली ये जरूरी नहीं है कि हम सब जगह ही विजुअल्स का यूज करें। किसी जगह में हम यूज भी कर सकते हैं। विजुअल्स क्या हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, जैसे मैं अभी सेशन ले रही हूँ तो ये मैंने कुछ नोट्स थोड़े अपने लिए बनाए हैं ताकि मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहें। तो डेफिनेटली मैं ये नोट्स तो नहीं मैं दिखाऊंगी अगर मैं कहीं स्टेज पे जा भी रही हूँ। आई जनरली डोंट कैरी एनीथिंग, मेरे तो माइंड में बस स्ट्रक्चर रहता है, एंड देन मैं अपना स्पीच को इलेबोरेट करती हूँ बाय द थॉट प्रोसेस, फ्लो ऑफ थॉट्स जो मेरे जहन में आते हैं, जो मेरे माइंड में आते हैं। तो विजुअल क्या हो सकता है, विजुअल हो सकता है कोई किताब हो सकती है, कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कहीं पे कोई रिसर्च पब्लिश हुई है उसका कोई आप दे सकते हैं, या फिर आप कोई वीडियो भी यूज कर सकते हैं, या आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक सेशन मेरा लास्ट मंथ एक यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो वहां पे मैंने जो अपना जो स्पीच है वो मैंने स्टार्ट किया एक वीडियो क्लिप दिखा के, और वो वीडियो क्लिप एक मूवी का था। एक मूवी में कुछ एक 5-6 मिनट का एक सीन था, उस सीन को दिखा के मैंने वो वीडियो से वो स्टार्ट किया। तो क्या हुआ कि ओपनिंग बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एवरीबडी इज देन ग्लूड टू द टीवी की क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रही हैं मैडम, और इसका मैसेज क्या है। फिर मैंने उन्हीं से पूछा कि आप मुझे बताएं कि इस क्लिप से आपको क्या मैसेज मिला। मुझे कोई भी 3 लोग 5 लोग इसका रिस्पॉन्स दें। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर जगह विजुअल्स को यूज करो, बट इफ यू फील कि थीम इज लाइक दिस, या आपकी विजुअल को यूज करने से उसमें बेनिफिट होगा, एनहांसमेंट होगी, तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए, राइट। तो बुक्स, न्यूज़पेपर्स, कोई आर्टिकल कोई पब्लिश हुआ है, कोई जर्नल में कुछ पब्लिश हुआ है, वीडियोस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कई लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी यूज करते हैं। स्पेशली हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का यूज काफी ज्यादा है। कंसल्टेंसी में, कॉर्पोरेट जगत में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का यूज काफी है। तो वो भी कैसे अच्छी बनाए उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली बाद में बताऊंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपके वर्बल्स की, आपके वोकल की, आपकी वॉइस की। तो हमारी जो भी वॉइस है, देखिए आवाज तो आपकी चेंज नहीं हो सकती है ना। जो मेरी वॉइस है, ये मेरी वॉइस तो ऐसी ही रहेगी, आपकी जो वॉइस है वो तो वैसे ही रहेगी, राइट। बट हम उसमें मॉड्यूलेशन डेफिनेटली कर सकते हैं। सो मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है कि अपनी वॉइस में थोड़ा इमोशन लेके आना। वॉइस में जो टोन ऑफ वॉइस है, जो पिच है, जो पॉजेज हम लेते हैं, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो पेस है, उस पे भी हम ध्यान दें। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने वोकल्स पे हम ध्यान दें। और साथ ही साथ में वर्बल्स की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं, लैंग्वेज, आप जहां जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां का आप बैकग्राउंड भी पता करें
कि वहाँ के स्टूडेंट्स या वहाँ की जो ऑडियंस वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है समझना। अगर सपोज आपकी स्पीच प्योरली इंग्लिश में है और आप किसी रूरल एरिया में आप स्पीच दे रहे हो तो हो सकता है वो लोगों को समझ नहीं आ पाएगा। या आप हिंदी स्पीकिंग है और आपको स्पीच देनी है किसी साउथ इंडिया के किसी शहर में स्पीच देनी है तो हिंदी में पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से जैसे मेरी भी पोस्टिंग जब त्रिपुरा में रही तो मैंने वहां पे जाके बंगाली लैंग्वेज सीखी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इवन तो लोग वहां पे हिंदी भी समझते हैं इंग्लिश भी समझते हैं, बट मुझे ऐसे ही लगा कि मैं अच्छी तरह से अपने जो सिटीजन्स हैं जिन लोगों के लिए मुझे काम करना है मैं अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाऊंगी अगर मैं उनकी लैंग्वेज में बात करूं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर कनेक्ट दैट योर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट, जो ऑडियंस को समझ आए। और कई बार ऐसे भी होता है कि यू मिक्स 2-3 लैंग्वेजेस, ऐसा भी होता है। जैसे मेरा अब जो स्पीचेस होता है, जैसे आज भी मैं जो इंटरेक्ट कर रही हूँ आपसे, सो वो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी चूज आवर लैंग्वेज एंड वी चूज पॉजिटिव वर्ड्स। ये भी बहुत जरूरी है, हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज कई जगह मैंने देखा कि स्पीकर्स जैसे पोडियम माइक है तो पोडियम माइक में हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड तो होते हैं। तो कई लोग क्या है कि अपने आप को बिल्कुल वहां पे उसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट करके हाथों को रखते हैं, बिल्कुल हैंड मूवमेंट नहीं रखते हैं। तो बट मुझे ऐसा फील होता है कि आपकी जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो फ्री होनी चाहिए एंड दे शुड एड टू योर एक्सप्रेशन। आप जो बोलना चाह रहे हो उसमें आपके जो हैंड मूवमेंट्स हैं वो एडिशन होना चाहिए रादर देन रिस्ट्रिक्टिंग यू। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जहां पे भी जाती हूँ कि मैं स्टेज का मैक्सिमम पार्ट यूज करूं। आई कीप वॉकिंग, आई टेक पॉजेस इन बिटवीन, मैं बीच में रुकती भी हूँ। और ऑडियंस को एंगेज करने के लिए मैं उनसे स्पीच के बीच में ही कुछ 2-3 सवाल भी मैं पोस्ट करती हूँ, या कुछ उनसे उनको 2-3 चीजें भी पूछती हूँ कि आप अगर ऐसे होते तो कैसे रिएक्ट करते, मे बी टेकिंग देयर रिएक्शन, या उनको इस विषय के बारे में उनके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या व्यू पॉइंट है, राइट। सो जैसे मेरा अभी रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुआ तो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ही था। तो मैंने उनसे स्टार्टिंग में एक सवाल पूछा स्टूडेंट से कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों जरूरी है, वाई इज पब्लिक स्पीकिंग इम्पॉर्टेंट। और साथ ही साथ में पब्लिक स्पीकिंग की जब हम बात करें तो कौन से ऐसे इन्फ्लुएंशियल स्पीकर्स हैं जो आपके माइंड में आते हैं कि आप किसको अच्छा पब्लिक स्पीकर रेट करोगे और क्यों करोगे, क्या रीजन है। तो इस तरीके से जब मैंने सवाल पूछा तो स्टूडेंट्स को भी लगा कि वो जवाब दें, वो सोचें। सो दीज थिंग्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल ग्रेजुअली लर्न व्हेन यू प्रैक्टिस। ये भी बहुत जरूरी है कि हम जैसे जैसे बोलेंगे, जैसे जैसे हम पार्टिसिपेट करेंगे, वैसे वैसे हम इम्प्रूव भी करेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपने केस के बारे में बताती हूँ कि मैं कभी भी पब्लिक स्पीकिंग में नहीं रही, एटलीस्ट टिल माई स्कूल एंड कॉलेज टाइम। मैं बहुत स्टूडियस गर्ल रही, लेकिन मेरा ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एकेडमिक्स था। और मैं स्कूल की एडिटोरियल टीम में तो थी, बट दैट वाज इन दी रिटन फॉर्म, मैगजीन में, एडिटोरियल में। तो वो स्कूल और कॉलेज तक ऐसे ही रहा। तो फिर उसके बाद में जब मैं पब्लिक लाइफ में आई, जब मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया, उसके बाद में मुझे बोलने की जो है, क्योंकि कंपल्शन हो जाती है एक ऑफिसर के लिए, आपको इतने सारे प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं, आपको लोगों से बात करनी है, तो यू हैव नो चॉइस बट देन टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। ये भी इंपॉर्टेंट है, बी अ गुड लिसनर। और साथ ही साथ में एक्सप्रेस भी करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू have that connect with the audience, have that voice modulations, know yourself, know your strengths, know your weaknesses। और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी से। इट शुड नॉट फील रिस्ट्रिक्टेड कि आप, हो सकता है कि आप नर्वस हो, एंग्शियस हो, लेकिन अवॉइड करना है कि वो चीज स्टेज पे रिफ्लेक्ट हो। और ये बात फ्रेंड्स, ये सिर्फ स्टेज स्पीकिंग की बात नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में आज आप लोग जो सुन रहे हैं इस सेशन को, तो मेनी ऑफ यू वुड बी अपेयरिंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस।
तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो पर्सनालिटी टेस्ट डेफिनेटली होता है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में अपेयर करना होता है। और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट क्या है? बेसिकली इट इज टेस्टिंग योर ओवरऑल ओरिएंटेशन, कि आप उस फील्ड का एग्जाम क्यों दे रहे हो, आप उसमें क्यों जाना चाह रहे हो। देन व्हाट हैज बीन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आप वर्किंग रहे हैं तो कहाँ काम किया, क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहा, आपका नेटिव प्लेस, आपका होम स्टेट, आपकी क्वालिफिकेशंस, आपके पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन, आप अभी कहाँ रह रहे हैं, योर सिटी ऑफ रेजिडेंस, योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम नेचुरल रहें। वी शुड नेवर ट्राई एंड ब्लफ, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं सामने वाले जो इंटरव्यू बोर्ड हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में भी आपका HR की टीम जो भी इंटरव्यू ले रही है, सो दे आर ऑल वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल। और उनको 2-3 चीज़ें ही मेनली जाननी है कि आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हो, आप इस प्रोफाइल में क्यों आना चाहते हो, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर आपको चूज किया जाता है तो आपकी क्या कमिटमेंट लेवल्स 100% होंगी, वेदर यू आर रियली कमिटेड फॉर दिस, टेकिंग दिस जॉब, टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। और थर्डली, कि आप परफॉर्म कैसे कर पाओगे इफ देर इज एनी चैलेंजिंग सिचुएशन, इफ देर इज एनी प्रेशर, वर्क प्रेशर है, टाइमलाइंस को मीट करना है, या और किसी तरीके का प्रेशर है, जैसे सिविल सर्विसेज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कम्युनल डिसहार्मनी, इमरजेंसीज इन द डिस्ट्रिक्ट, फील्ड विजिट्स ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, VVIP विजिट्स प्रोटोकॉल, इलेक्शंस। तो इन सब चीज़ों में आप कैसे परफॉर्म करोगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको कहीं ना कहीं जानने का प्रयास किया जाता है आपके थ्रू। सो ये फ्रेंड्स थी बात हमारी पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू की। तो अब मैं दोबारा से उसी चीज़ को रिट्रेट करूंगी, क्योंकि आज हमारा सेशन पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है। तो हमारी क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीकर क्या है? व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीकर, राइट? सो एक तो मैंने जैसे बताया कि क्रेडिबल होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी आपको एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। देन यू शुड हैव सम नॉलेज डेटाबेस, योर स्पीच शुड बी आर्टिकुलेट, कुछ उस तरीके से उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हमको ऐड करने हैं जो कि इंस्पायरिंग हो, जो कि एंटरटेनिंग हो, साथ ही साथ में जेन्युइन एंड सिंसियर हो। एंड योर कम्युनिकेशन ऑल्सो शुड बी सिंपल एंड इफेक्टिव। सिंपल आप लैंग्वेज यूज कीजिए। देर आर फ्यू स्पीकर्स, इंडिया में भी ऐसे कुछ स्पीकर्स हैं जिनके बारे में हम ये बोल सकते हैं कि उनकी बहुत अच्छी इंग्लिश वो यूज करते हैं, बट वो उनकी इतने जार्गन्स यूज करते हैं या उनके वर्ड्स इतने टफ होते हैं कि आपको डिक्शनरी देखनी पड़ जाए उनको समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्पीच का मुझे नहीं लगता वो इम्प्रेस करने के लिए तो अच्छी है, बट उसकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन कितनी होती है, आई रियली डाउट। सो आई ऑलवेज फील कि आपके जो वर्ड्स हैं, आपकी जो वोकैबुलरी है, वो सिंपल होनी चाहिए, वो इफेक्टिव होनी चाहिए, और उसमें जो आप कन्वे करना चाहते हैं बेसिकली वो कन्वे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ बोल रहे हैं और लोगों को डिक्शनरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है एंड दे आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड व्हाट यू वांट टू से, राइट? सो इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। एंड देन ऑफ कोर्स यू शुड यूज सम एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दें जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलती हूँ, जब मैं जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस के बारे में जब मैं बात करती हूँ, तो जेंडर इंक्लूसिव गवर्नेंस के बारे में जब मैं बात करती हूँ, तो मैं हमेशा से ही ऐसी कुछ महिलाओं के एग्जाम्पल्स देती हूँ जो कि हम लोगों के बीच में से ही हैं। जैसे मैंने कई बार सोशल मीडिया कैंपेन भी रन किए हैं फॉर एनकरेजिंग पीपल टू शेयर दी स्टोरीज ऑफ विमेन हु इंस्पायर, कि ऐसी महिलाएं जो समाज में अपनी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते हुए जीवन में आगे बढ़ रही हैं। तो वो सब जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो लोगों को लगता है कि ये हमारे बीच में से ही एग्जाम्पल है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे को अभी आपसे बात करते करते एक एग्जाम्पल याद आया जो कि बेसिकली लाइफ स्किल्स से रिलेटेड है, और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। तो अरुणिमा सिन्हा जी यूपी से बिलोंग करती हैं,
और उनके अनफॉर्चुनेटली शी वॉज अ माउंटेनियर, बट उनका एक ट्रैजिक एक्सीडेंट हो गया, तो जिसकी वजह से शी लॉस्ट हर बोथ लेग्स इन अ ट्रैजिक एक्सीडेंट। बट उनका सपना था कि वो एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को उनको स्केल करना है। सो in May 2013, with her sheer hard work and determination, she created history and she became the first women amputee mountaineer in the entire world to scale the Mount Everest. First women amputee mountaineer in the world to scale Mount Everest in May 2013. And she did not stop there. वो वहां पे नहीं रुकी, उन्होंने फिर एक इस तरीके का अपने आप को एम दिया, एम्बिशन दिया, एंड देन शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी माउंटेनियर टू स्केल ऑल 7 हाइएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 हाइएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स, एंड शी कॉन्कर्ड ऑल ऑफ देम। उनकी एक किताब है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अगर आप पढ़ना चाहें, आई डेफिनेटली रिकमेंड दैट बुक। That book is a very inspiring book on how one can face challenges in life and move forward through the hard work, through the determination, through the spirit of never say no. And friends, as a female officer, मैं भी कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों से रिलेट कर पाती हूँ, क्योंकि हम आज भी ये बोलते हैं कि जेंडर पैरिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, काफ़ी इम्प्रोवाइजेशन आई है, सोसाइटी काफ़ी बैलेंस की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी समाज में वो मानसिकता पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं हुई है। एंड देयर आर मैनी थिंग्स विच अ वुमेन हैज़ टू फेस, मैनी चैलेंजेस विच अ वुमेन ऑफिसर इन ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो हैज़ टू फेस, बट वी आर डूइंग इट very competitively, and we are balancing our family and professional life very effectively, I would say. तो इस तरीके की है कि हम जब भी अपनी स्पीच में कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम इंसर्ट करेंगे, चाहे वो आपकी खुद की स्टोरी हो, किसी ऐसे व्यक्ति की स्टोरी हो जिससे आपको लगे कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी, तो उसको ज़रूर हम डालें। सो ये तो हो गई क्वालिटीज ऑफ अ good speech and qualities of a good speaker, and then of course your question answers, your impressive visuals, वो सब भी इसमें हेल्प करते हैं, राइट। सो अगर हम बात करते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने जब विजुअल्स की बात की तो हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की भी मैंने इनिशियली बताया कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाएं? एक तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है हम ये जान लें कि हमें स्लाइड्स को लिमिटेड रखना है। डू नॉट मेक टू मेनी स्लाइड्स। कई लोगों की पीपीटी में मैंने देखा है कि 50-50 स्लाइड्स होती हैं, तो इवन तो आपका टॉपिक बहुत डिटेल्ड हो, बट अगर इतनी स्लाइड होगी तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही बोरिंग हो जाता है। तो आप थोड़ा सा अपनी नंबर ऑफ स्लाइड्स पे भी ध्यान दें, एंड देन जो स्लाइड के अंदर हमें यूज करना है वो होने चाहिए, पॉइंटर्स होने चाहिए, नॉट द फुल सेंटेंसेस, उसमें पॉइंटर्स होने चाहिए विच शुड बी रीडेबल ऑल्सो। आपका जो फॉन्ट है वो फॉन्ट भी हम क्या यूज करें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 32 का जो फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन में 32 या 38 या 40 जो भी है, मतलब थोड़ा सा बोल्ड एक फॉन्ट है उसको यूज करें। देन यू शुड ऑल्सो फॉलो maybe maximum 5 lines in a PPT, maximum 5 pointers in a PPT, क्योंकि अगर आपकी PPT में जो पॉइंटर्स हैं अगर वो ओवरलोडेड होंगे, ओवर क्राउडेड होंगे, तो दे विल लूज इफेक्टिवनेस। सो नॉट मोर देन 5 पॉइंटर्स इन अ PPT. Ideal size can be 32 or 36 or 40. That could be the ideal size. And जो उसका जो फॉन्ट है प्लस उसका जो कलर्स है वो बोल्ड होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए। एंड जो हमारे अगर आपको उसमें कुछ ट्रिगर्स यूज करने हैं, कुछ बुलेट्स यूज करने हैं और कुछ विजुअल्स यूज करने हैं, तो वो उसको सप्लीमेंट करे, उससे उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए ऑडियंस का, राइट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन एज आई सेड इन द बिगनिंग कि इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग।
योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। तो थोड़ा कंसाइज रखें, उसमें एक स्लाइड में नॉट मोर देन 5 पॉइंटर्स, 5 लाइन्स। द फॉन्ट शुड बी बिग इनफ टू बी रेड। पीछे कोई व्यक्ति बैठा है तो उनको आराम से समझ में आ जाए, पढ़ने में आ जाए। एंड देन अवॉइड टू मेनी ग्राफिक्स आप वही डालो जो कि रेलेवेंट हो। बस उसमें उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर आप कुछ ऐसे ऐसे डालते रहोगे जिससे कोई सेंस नहीं डिराइव हो रही, देन पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स मैं बात आती हूँ क्वेश्चन एंड आंसर हैंडलिंग। क्वेश्चन एंड आंसर में क्या इंपॉर्टेंट है? कई बार क्या होता है कि सपोज आपकी कोई बिजनेस रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन थी और उसमें कोई क्वेश्चन किसी ने पूछा ऑडियंस में से, एंड इट इज नॉट अ प्लेजेंट क्वेश्चन, इट्स नॉट अ प्लेजेंट क्वेश्चन, इट्स अ नास्टी वन। सो थोड़ा सा हमें उसको टैक्टफुली आंसर करना है। एंड इट कुड बी लाइक यू मे लीव योर आंसर ऑल्सो ओपन एंडेड। ये जरूरी नहीं है कि आपको हर जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका जवाब आपको बिल्कुल 100% करेक्ट देना है। यू शुड बी फर्म, यू शुड बी पोलाइट, बट इट इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी दैट यू हैव टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। दैट इज ऑल्सो important to understand. And then when you are आंसरिंग द क्वेश्चन, एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि जैसे किसी ऑडियंस ने किसी ने सवाल पूछा, तो ऐसा हो सकता है कि जो ऑडियंस में बाकी लोग हैं उन्होंने ध्यान ना दिया हो जब उस व्यक्ति ने वो सवाल पूछा, बिकॉज वो कई बार आपस में बात करने लग जाते हैं या अपना फोन देखने लग जाते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन यू शुड रीफ्रेज द क्वेश्चन, मतलब उसको एक बार दोबारा से बोल दीजिए कि you are so and so, ask their name and then you address appreciating that it's a good question, yeah it's an interesting question and this is what friends which has been asked and my take on this is like this, या मेरा इस पे फीडबैक इस तरीके से है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं हमको उस चीज को बताना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्योंकि कई बार क्या है कि ऑडियंस उस पे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देती है। सो रीफ्रेज द क्वेश्चन। If there are any unpleasant questions, if there are any unfavorable या tricky questions हैं, तो उसको आप आंसर कर सकते हैं as per your convenience. And then do not be hostile on the stage. I mean, I never try to enter into any argument because उससे क्या है कि आपका जो अभी तक का जो प्रेजेंटेशन का जो एक अच्छा फ्लो रहा होगा वो भी फिर डिसअपियर हो जाता है if the conversation turns into the unpleasant one. Right, and definitely you will not want your audience to go with that impression कि ये तो बहुत argumentative type के speaker हैं, right? So it is important that you put your viewpoint, आपका जो reply है वो आप बताएं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि वो situation unpleasant है तो उसको थोड़ा tricky way में उसको हम handle करें, right? And then do it with respect. ट्रीट एवरीबडी विद रिस्पेक्ट। अगर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट कर भी रहा है, अननेसेसरी आपको लग रहा है कि वो जबरदस्ती कर रहे हैं, फिर भी कोशिश करके हम हम्बली पोलाइटली विद रिस्पेक्ट ही उस सिचुएशन को उसको हम हैंडल करें। ये इंपॉर्टेंट है। नाउ फ्रेंड्स, वेदर वी आर डूइंग गुड एंड देन हाउ डू वी इम्प्रोवाइज, ये भी जरूरी है। ये भी क्वेश्चन एक आता है कि हम अभी कैसा कर रहे हैं, ये कैसे जाने कि हमारी स्पीच अच्छी है, हमारा राइटअप अच्छा है, हमारा आंसर अच्छा है, या हमने इंटरव्यू में अच्छा किया, और फिर उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। तो फ्रेंड्स दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि हम अगर चाहें तो अपनी स्पीचेस को रिकॉर्ड करवा सकते हैं, या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम बिना प्रैक्टिस किए कहीं पे भी ना जाएं। आपको कहीं पे भी डिबेट में कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है या इंटरव्यू में जाना है तो मेक योर स्ट्रक्चर, जो मैंने शुरुआत में भी बात बोली कि आपका स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड योर सब्सटेंस, बेसिकली जो कंटेंट है वो आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए, राइट? सो उसके लिए क्या जरूरी है कि थोड़ा सा आपको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। इफ यू गो अनप्रिपेयर्ड देन इट वोंट बी दैट इफेक्टिव। तो जब आप प्रिपेयर ही कर रहे हो तब भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आजकल फोन सबके पास अवेलेबल होते हैं, खुद कर लीजिए, फ्रंट कैमरा ऑन करके कर लीजिए, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, कोई कलीग्स हैं या फैमिली में है, कोई हेल्प कर सकते हैं तो उनसे कराइए।
और साथ के साथ में जैसे इंटरव्यूज की अगर मैं बात करूं तो कोई अगर मॉक इंटरव्यू आप अपेयर कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करेगा। कोई ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि ट्रायल होती हैं, मॉक होती हैं, उसको भी करने से आपको मदद ही मिलेगी। सो दीज आर द थिंग्स विच यू कैन डू एंड डेफिनेटली हैव योर नोट्स। कुछ आप, क्योंकि आप अगर सोचोगे कि आपके दिमाग में बहुत कुछ है और आप बोल दोगे तो फ्रेंड्स वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि व्हेन यू आर ऑन स्टेज, व्हेन यू आर एक्चुअली स्पीकिंग, यू टेंड टू फॉरगेट मेनी थिंग्स। आप सोचते कुछ हो और वो जाता किसी और डायरेक्शन में है। तो इसलिए क्या है कि अपना, जैसे हम एग्जाम के लिए नोट्स बनाते हैं लिखने के लिए, उसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन भी जो है उसको भी हमें ध्यान देना है, उसको भी इम्पोर्टेंस देनी है। सो दैट इज द थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट प्रैक्टिस, टेक वीडियो रिकॉर्डिंग, इफ नॉट मेक योर ओन नोट्स, मॉक में पार्टिसिपेट करें, प्रैक्टिस करें, फ्रेंड्स के साथ में करें, फैमिली के साथ में करें, आपके कोई कलीग्स हैं उनके साथ में करें। और ये भी ज़रूरी है कि फिर जब आपका हो जाता है उसके बाद इवैल्यूएशन भी करो कि कैसे गया, कि मैंने कैसे तैयार किया था और उसके बाद में वो कैसे मैंने परफॉर्म किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके अंदर ध्यान दें कि हाउ डिड आई प्रिपेयर, या ये पॉइंट्स थे, ये 10 पॉइंट्स थे, क्या मैंने ये 10 पॉइंट सारे कवर किए, इस टॉपिक में मुझे बोलने थे, क्या मैं कवर कर पाया, क्या मैंने 6 ही कवर किए या मैंने 8 कवर किए। तो वो अगली बार के लिए आपको इम्प्रूव करने के लिए फिर हेल्प मिलेगी, राइट। सो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से एक ओवरऑल ओरिएंटेशन था कि पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मैं 1-2 बातें और बताना चाहूंगी कि लोग पूछते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी। तो इसमें देखिए, एक तो ये है कि इम्पॉर्टेंट बात है कि वी हैव टू नो आवर सेल्फ, आप क्या हैं, आपका स्ट्रेंथ, आपका पोटेंशियल क्या है, वो भी जानना है। प्लस आपके माइंड में पॉजिटिविटी, आपका पॉजिटिव सेल्फ बिलीव, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बट फॉर एनी फेज ऑफ लाइफ, इवन फॉर योर जनरल फेज ऑफ लाइफ। पॉजिटिव सेल्फ बिलीव एंड मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हाउ डू वी इम्प्रोवाइज, आप कैसे इम्प्रूव करें। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड सम इंस्पायरिंग बुक्स, यू कैन वॉच सम इंस्पायरिंग वीडियोज़, और साथ के साथ में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स। तो बेसिकली क्या है ना कि नॉलेज का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो इम्प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं आपको डेटा पढ़ना पड़ेगा, आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही आपकी एसेट है, यही आपकी स्पीच को एनहांस करेंगे, यही आपके राइटअप को, अगर आपका इंग्लिश में भी, हिंदी में भी कोई रिटर्न में कुछ आर्टिकल आप कहीं लिख रहे हैं या कोई एग्जाम में भी अपेयर हो रहे हैं, तो आपकी जो खुद के नोट्स हैं, आपकी जो तैयारी है, उसका रिप्लेसमेंट फ्रेंड्स नहीं है। सो उसी को फ्रेंड्स ध्यान में रखना है, एंड दैट इज हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज। अभी ऑलरेडी 50 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी। एक तो क्वेश्चन ये था कि मैम, कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट इन यूपीएससी इंटरव्यू और नॉट। फ्रेंड्स, यूपीएससी इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, बट यूपीएससी इंटरव्यू में क्या है कि 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू बेसिकली एक एस्पिरेंट को ये जज करने का प्रयास करता है कि वो सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, वाई इज ही और शी विलिंग टू बी इन सिविल सर्विसेज, और वो सिविल सर्विसेज में आने के बाद में कैसे अपना पोटेंशियल देश के विकास के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज। सो सिविल सर्विसेज में हमारा जो यूपीएससी का जो इंटरव्यू है, बहुत ही एक मैं बोलूँगी बहुत ही एक सीनियर बोर्ड होता है, और वो जो सीनियर बोर्ड है वो बेसिकली कई चीज़ों में आपसे सवाल पूछ सकता है। आपकी नेटिव प्लेस, आप कहाँ रहे, आपका बर्थ कहाँ हुआ, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, प्रोफेशनली अगर आप क्वालिफाइड हैं तो कहाँ से किया आपने, एंड देन अगर आप वर्किंग रहे हैं तो कहाँ काम किया, वर्क एक्सपीरियंस, एंड देन कोई आपकी हॉबीज़ हैं उसके बारे में, देन योर करंट अफेयर्स, जो अभी रिसेंट जो भी चीज़ें चल रही हैं। सो दिस इज़ द वे यूपीएससी इंटरव्यू बेसिकली गोज। मेरा इंटरव्यू वेंट फॉर अराउंड 35-40 मिनट्स, एंड आई वॉज आल्सो आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट माई हॉबीज़, अबाउट माई वर्क प्रोफाइल, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी। उन्होंने ये भी पूछा कि आप कॉर्पोरेट प्रोफेशन से सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाह रहे हो, एंड यू कुड हैव डन सो वेल इन द कॉर्पोरेट प्रोफेशन। सो this is all, I think, I mean, these are the points which they want to cover. तो
इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम अपनी पॉजिटिविटी रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, और जो नेचुरली आपको आता है उसी को बोले। बी नेचुरल, डू नॉट ब्लफ। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का इंटरव्यू बोर्ड में अगर जवाब नहीं आ रहा है तो आप उसको हम्बली सबमिट कीजिए दैट सर एंड मैम, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस इन्फॉर्मेशन राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली अपडेट व्हेन आई मूव आउट ऑफ दिस इंटरव्यू। तो उसको फिर आपको आगे आके पढ़ना भी चाहिए। एंड देन अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी आती है जिसमें आपको लगता है कि वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो प्रेशर के अंदर भी अपना काम एंड कंपोजर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो ये थी बातें फ्रेंड्स इंटरव्यू यूपीएससी के बारे में। हालांकि मैं इसके लिए अलग से सेशन भी लेती हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है सोनल गोयल आईएएस के नाम से, वहाँ पे भी डेफिनेटली मुझे लगता है कि वीडियो इंटरव्यू प्रिपरेशन, पर्सनालिटी टेस्ट के ऊपर पहले मैंने सेपरेट सेशंस भी किए हैं, तो वो आप डेफिनेटली देख सकते हैं। एक और सवाल है कि मैम इन द गिवन टाइम लिमिट हाउ टू गिव ऑल पॉइंट्स। इन गिवन टाइम लिमिट हाउ टू गिव ऑल पॉइंट्स मतलब कि क्या है कि जो हमारा जो सपोज कोई 30 मार्क्स का कोई रिटर्न पेपर है और उसमें अगर 10 पॉइंट हमें डालने हैं, तो टाइम, क्योंकि हमारा जैसे अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो 3 घंटे का पेपर है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, और उसमें क्या है कि आपको कोशिश ये करनी होती है कि हर क्वेश्चन में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप कवर करो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस से ही आएगी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आंसर राइटिंग मतलब क्या हुआ कि आपके खुद के जो नोट्स हैं उस नोट्स में उस इशू के ऊपर पॉइंट्स होने चाहिए कि दैट these 10 पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट विच शुड बी कवर्ड, एंड देन व्हेन यू आर राइटिंग यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो वो कैसे आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। सिमिलरली इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर स्पीच, फॉर योर पब्लिक स्पीकिंग। जो मैंने बात बोली कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है, अपने हैंड से रिटर्न करना है। आज जैसे फ्रेंड्स मुझे आप सबके साथ में डिस्कस करना था, तो देखिए मैंने ये अपना ये पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रहेंगी। तो मैंने रात को, आज मेरा सेशन था तो मैंने ये अपने पॉइंट्स बनाए हैं। मेरा एक और सेशन अभी पिछले हफ्ते था, तो मैंने इस तरीके के अपने मैं नोट्स बनाती हूँ। तो ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वी आर ऑल इन लर्निंग स्टेज, और सब चीज़ें ध्यान में रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और बहुत सारी चीज़ें आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हो और आपको लगता है कि वो हम शेयर करें, वो अपनी स्पीच में हम इंक्लूड करें, तो आप तभी कर पाओगे जब आप लिखोगे, जब आपके जहन में आएगा, जब आप पढ़ोगे। मैं जब ट्रैवल कर रही होती हूँ, आई कैरी माई शीट्स, और कई बार क्या है कि मैंने कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी कई बार पढ़ती हूँ, तो उनको भी मैं नोट कर लेती हूँ अलग से कि ये अच्छा है, ये स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट होगा। तो ये तो एक लर्निंग प्रोसेस है। और जब हम बात करते हैं कि टाइम फ्रेम की, तो वो टाइम फ्रेम में तो आपको धीरे धीरे आप मेहनत करोगे, आप एफर्ट करोगे, तो डेफिनेटली आप उसको इंक्लूड कर पाओगे। नाउ फ्रेंड्स, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ क्योंकि 58 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं मेरे सेशन के और बहुत सारे सवाल हैं, बट एक लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ। मैम, इवन वी प्रिपेयर्ड आवर टॉपिक टू प्रेजेंट इन पब्लिक, बट समटाइम्स वी लूज आवर स्ट्रेंथ एंड ऑन द स्पॉट वी आर नॉट एबल टू डिलीवर। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि हम प्रिपरेशन बहुत अच्छी करते हैं, हमें लगता है कि हमारे को बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जब एक्चुअली परफॉर्मेंस का जब टाइम आता है उस टाइम में हम फेड आउट कर देते हैं, उस टाइम में हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट एक तो मैं यही बोलूँगी कि प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपके अगर माइंड में है भी कि आपने ये पॉइंट्स आपको आते हैं, तो प्रैक्टिस करें, उससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर आपका ऑन द स्पॉट अगर आपको ब्लैकआउट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यू लूज पॉइंट्स, आपको याद नहीं आ रहा कि आपको क्या क्या उसमें बोलना था, क्या प्रिपेयर किया था, तो थोड़ा हम अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करें, आपकी कॉमन सेंस यूज करो कि ये थीम है, ये स्टूडेंट्स हैं या ये ऑडियंस है या ग्रामीण एरिया की ये महिलाएं हैं, तो इनके लिए क्या रेलेवेंट होगा, क्या इंपॉर्टेंट होगा, और उसको फिर आप मेंशन करो। अगर आपका सपोज आपका जो पढ़ा हुआ स्पीच है जो आपने प्रिपेयर किया था उसके पॉइंट्स बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है, वी आर ऑल ह्यूमंस,
एंड दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर जेन्युइन। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर भी आपको घबराना नहीं है, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है, आपको अपने ऊपर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, जैसे भी होगा आई विल डिलीवर माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट। ठीक है, और ऐसा एक दो बार होगा, हर बार नहीं होगा। ऐसा कभी कभी होता है, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मेरे को प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला क्योंकि ऑफिस का काम है और ड्यू टू माई एंगेजमेंट्स, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर वेल या गिव इट अप्रोप्रिएट टाइम। बट देन वेन एवर आई एम देयर आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसमें अपना बेस्ट दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। मैंने कोशिश की आज पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें शेयर करने की। आई होप आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा इससे, एंड आई कुड ट्राई टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस। लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूँगी आपसे 2-3 बातें बोल के। स्वामी विवेकानंदा जी ने बोला, स्वामी विवेकानंदा जी का कोट था कि ऑल पावर इज विद इन यू एंड यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग। युवा शक्ति में उन्होंने हमेशा विश्वास किया, और आप सब लोग देश की धरोहर हो, एंड ऑल पावर इज विद इन यू। सो डू नॉट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर ओन लिमिट्स एंड अनलॉक एंड अनलिश योर ट्रू पोटेंशियल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक कंक्लूड मैं करना चाहूँगी एक अपील से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में हम सभी देशवासियों को ये अपील की है कि हम ये ना देखें कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हम ये भी ज़रूर देखें कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये जो अमृत काल की जो हमारे देश की अचीवमेंट्स है और आगे बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, इसमें हमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, इसमें हमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें हमें एनजीओज, इन सब की भी मदद की ज़रूरत है। और आप सब लोग देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहिए, और हम प्राउड फील करें कि वी आर ऑल इंडियंस, एंड लेट अस ऑल कमिट टू आवर सेल्फ कि वी विल डेफिनेटली अलाइन आवर पर्सनल गोल्स विद द ओवरऑल गोल्स ऑफ द सोसाइटी। हम समाज में किस तरीके से अपना योगदान दे पा रहे हैं, इसको सोचें, और ज़रूर अपने आसपास के लोगों के जीवन में, अपने देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दें। यही मेरा मैसेज है। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। खुश रहना, अच्छे रहना, स्वस्थ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन टुडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।